गरीब दर्जी माँ की अमीर अफसर बेटी। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी। सभी के चेहरे पर होली का रंग चढ़ा हुआ था। तभी कुछ बच्चे गरीब अवनी के चौखट के आगे से होली खेलते हुए गुजरते हैं। किसी बच्चे के हाथ में पानी से भरी पिचकारी थी तो किसी के हाथों में रंगों से भरे गुब्बारे थे, जिसे देखकर अवनी उन बच्चों के पीछे हो लेती है। अरे वाह बिट्टू सिया, तुम्हारी ये पिचकारी तो बड़ी सुंदर है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ होली खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी है ना? चलो, हम तुम्हें जमकर होली खिलाएंगे। अवनी खुश होकर उन बच्चों के साथ होली खेलने आगे बढ़ जाती है। तभी बिट्टू और सिया उसे एक कीचड़ से भरे गड्ढे में गिरा देते हैं, जिससे अवनी के कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं। तुम सब तो मेरे साथ होली खेलने वाले थे ना, फिर तुमने मुझे इस कीचड़ में क्यों गिराया? क्योंकि तुम जैसे गरीब की होली तो इस कीचड़ में ही होती है। क्योंकि तेरी गरीब दर्जी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो तुझे एक पैकेट गुब्बारे या पिचकारी दिला सके। बड़ी आई थी हमारे साथ होली खेलने। अरे चल सिया, इस गरीब को कीचड़ में ही पड़े रहने दे। इसके बाद सभी बच्चे रंगों से होली खेलने लगते हैं और अवनी गड्ढे में ही रोते रहती है। तभी शाम का अंधेरा ढलने पर जब अवनी घर लौटकर नहीं आती तो उसकी गरीब माँ वसुधा, जो कि सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही थी, वो उसे ढूंढने निकलती है। अवनी, अवनी, कहाँ है तू बेटी? अपनी माँ को आवाज दे। माँ, मैं यहाँ हूँ। वसुधा अवनी को गड्ढे से निकालकर उसे घर लाकर नहलाती है। अवनी वसुधा को पूरी बात बताती है। माँ, आखिर हम दोनों इतने गरीब क्यों हैं माँ, कि हर साल हम दोनों माँ बेटे की होली यूं ही सूखे सूखे बीत जाती है। मुझे भी बहुत मन करता है माँ कि मैं रंग गुलाल से होली खेलूं, पिचकारी चलाऊं। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए सब मुझे गरीब की बेटी बोलकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। उम्र बीत जाती है हड्डियां लगाकर रोटी कमाने में। ये होली दिवाली हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी। हिम्मत मत हारो माँ, देखना एक दिन आपकी ये बेटी इस गरीबी को मात देगी। आपको दिन रात कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे माँ। होली पर गरीब माँ की बेटी की उड़ी हंसी 8 साल की अवनी के मन में बैठ जाती है और उसी पल अवनी ये ठान लेती है कि वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। अगले दिन वो गांव के स्कूल में खिड़की पर खड़ी होकर अंदर झांकते हुए पढ़ने लगती है। अब ये सिलसिला हर दिन का हो जाता है, जिसे देखकर कक्षा अध्यापक दुबे जी अवनी के घर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। उस पल वसुधा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है। कोई है अंदर? अरे आप तो दुबे सर है ना, गांव के स्कूल के अध्यापक? क्या ये आपकी बेटी है? जी सर, मेरी बच्ची से कोई भूल चूक हो गई है क्या? मैं बस आपको ये बताने आया था कि आपकी बेटी में पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। आप इसे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिलवा देती? मैंने देखा है, इसकी आंखों में कुछ कर गुजरने की चाहत है। अध्यापक की इन बातों ने उस गरीब दर्जी माँ को एक अनोखे हौसले से भर दिया था। वसुधा ने जुड़े हुए पैसों को खर्च कर अवनी को स्कूल में दाखिला दिला दिया। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। गरीबी के कारण वसुधा दिन भर की भूखी प्यासी सिलाई मशीन पर बैठकर आंखें गड़ाए कपड़े सिलती रहती है। वहीं अवनी लालटेन की रोशनी में पड़ती रहती है। इस बीच हर साल होली आती रहती है, मगर उन दोनों माँ बेटियों के लिए अब तक कुछ भी नहीं बदला था। देखते ही देखते कई साल का समय बीत जाता है। इसी बीच अवनी ने फर्स्ट पोजीशन से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपकी बेटी की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई। ये बताते हुए अवनी की आंखें छलछला जाती है और उसके मुंह पर खिली खुशियों पर फीकापन छा जाता है। अरे अवनी, क्या हुआ? अभी तो खुशी से नाच रही थी। माँ, मुझे आपको छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बेटी, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और फिर जिस रोज तू अफसर बनकर आएगी, उस पल के बारे में सोच। ऐसा कहते हुए वो गरीब दर्जी माँ अपनी बेटी का हौसला अफजाई करती है, जिसके बाद अवनी शहर जाकर दिन की चैन और रातों की नींद झोंक कर कलेक्टर की पढ़ाई करती है। वहीं वसुधा अपनी सिलाई मशीन के कामों में दिन रात उलझी रहती है। इसी बीच 5 साल बीत गए। इस बार भी होली आने की थी और तभी गौरी वसुधा के घर आई। अरे वसुधा, कैसी है? अच्छी हूँ गौरी बहन, तेरा चेहरा तो नहीं बता रहा कि अच्छी है। अरे ये दिन रात भूखी प्यासी रहकर किसके लिए खट रही है? उस बेटी के लिए जो पिछले 5 साल से शहर जाने के बाद किसी भी होली पर फोन करके तेरा हाल चाल भी नहीं पूछती।
अब तो अवनी के आने की आस छोड़ दे। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए गांव की मिट्टी का मोल बदलते देर नहीं लगती। कल होली है, उसे आना होता तो अब तक आ गई होती। गौरी की ऐसी बातें सुनकर वसुधा की बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी चौखट के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आ रुकती है। अंदर से निकलने वाली कोई और नहीं थी बल्कि उसी दुखियारन गरीब दर्जी माँ की बेटी थी, जो इसी जिले की कलेक्टर बनकर लौटी थी। गौरी चाची, माना कि मैं अपनी माँ से कई मील दूर गई थी, मगर एक भी पल के लिए मेरे दिलो दिमाग से मेरी गरीब दर्जी माँ की गरीबी के लम्हे धुंधले नहीं हुए। देखो माँ, आपकी अवनी इस गांव की कलेक्टर बन गई। हैप्पी होली माँ। ऐसा कहते हुए वो अफसर बिटिया रोते हुए अपनी माँ के गालों पर गुलाल लगाती है। वहीं वसुधा भी अपनी बेटी को रंग लगाती है। मेरी बच्ची, मैं जानती थी तू अपनी माँ की मेहनत का मोल लेकर ही लौटेगी। आज अफसर बनकर तूने अपनी गरीब दर्जी माँ के सर को गरिमा से ऊंचा कर दिया है। देखना माँ, ये हम गरीब माँ बेटी की पहली होली होगी जिसमें गम के बादल नहीं बल्कि खुशी के रंग होंगे। अगली सुबह से ही पूरे गांव में होली की धूम मच जाती है। होली के इस पावन अवसर पर वसुधा अपनी अफसर बेटी के मनपसंद पकवान बनाती है, जिसके बाद अवनी हर एक घर में अपने कलेक्टर बनने की खुशी बांटती है। वो सभी को मिठाई के डब्बे और रंग गुलाल देती है। अवनी, अब सारा दिन मिठाइयाँ ही बांटती फिरेगी क्या? अपनी माँ के साथ होली भी नहीं खेलेगी? बस माँ, बस मैं आती हूँ। आखिर में अवनी गुलाल और रंगों से भरी थाली और मिठाई लेकर एक दरवाजा खटखटाती है, जिसके अंदर से जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्कूल के अध्यापक दुबे सर थे, जिन्होंने अवनी के सपनों को सबसे पहले पहचाना था। अवनी बिटिया, अरे तू यहाँ है? हैप्पी होली सर। होली तो ठीक है, मगर तूने कलेक्टर के जैसे साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि आपकी स्टूडेंट अब इस गांव की कलेक्टर बन गई है। ये खुशखबरी सुनकर दुबे सर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनकी आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। मुबारक हो बेटी। मैं जानता था कि तुझ में बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा है, इसीलिए तू आज की आवाज बनकर उभरी है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मगर मेरे सपने को सच करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है सर, वरना इस जमाने में एक गरीब की बेटी को ऊंचे पद पर बैठा देखना किसी गरीब को कहाँ रास आता है। बस एक शिक्षक ही तो वो सारथी होता है जो अपनी शिक्षा का गुण अमीरी और गरीबी देखकर नहीं बांटता। हैप्पी होली सर, मैं चलती हूँ। आखिर में अवनी अपनी माँ के साथ बड़े हर्ष से होली का त्योहार मनाती है। किसी ने कहाँ सोचा था कि कल तक की गरीब दर्जी माँ की बेटी के सर पर आज उसी गांव की कलेक्टर का ताज मिलेगा। मगर कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाकर ही छोड़ती है। आज अवनी और उसकी माँ गांव भर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा गांव वसुधा को कलेक्टर साहिबा की माँ कहकर पुकारता है। ऐसा मत करो भाभी, हमें घर से मत निकालो। इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मगर अब तुम तीनों निखट्टू ननद के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर दीपा अपनी तीनों ननद को बाहर धक्का देते हुए उनके मुंह पर दरवाजा मार देती है। वहीं तीनों ननद चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं, आज हम तीनों ननद से हमारी अमीर भाभी ने हमसे हमारे घर की छत छीन ली। क्या कुछ नहीं किया हमने भाभी को खुश रखने के लिए? आखिर क्यों दीपा ने अपनी तीनों ननद को उनके घर से निकाल दिया था? क्या उसकी तीनों ननद घमंडी थी या फिर कमी भाभी में थी? आइए देखते हैं। 6 महीने पहले विवेक अपनी तीनों बहनों श्वेता, लिली और जैस्मिन के साथ रहता था। तीनों बहनें बहुत ही छोटी थी जब विवेक के माता पिता चल बसे। ऐसे में विवेक ने दिन रात हड्डियां गलाकर सिर्फ अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनका पेट भरा, बल्कि गरीबी से उबरने के लिए खूब मेहनत से पैसे कमाकर पक्का घर बनवाया। कई साल बीत चुके हैं और अब तीनों बहनें बड़ी हो गई हैं। अरे गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहनों। गुड मॉर्निंग भैया। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आज आपकी तीनों बहनों ने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। इसके बाद चारों बहन भाई साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। तभी श्वेता कहती है, भैया कल आपके शर्ट की पॉकेट में एक फोटो देखी। भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, भाभी भी ढूंढ ली और अपनी बहनों को बताया भी नहीं। वैसे आपकी बहनें बस आपका घर बस्ता देखना चाहती हैं, भाभी को जल्दी से ले आओ। अपनी बहनों के चेहरे पर उभरी हुई खुशी देखने के बाद विवेक दीपा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। दीपा बहुत ही अमीर घर की बेटी थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी की ऐंठ टपकती थी।
इसीलिए दीपा बहुत ही डिमांडिंग भी थी। दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी दीपा सूट सलवार पहने खड़ी अपनी ननद को घूरते हुए खुद में फुसफुसाती है। अच्छा, तो यही है मेरी तीनों ननद जिन पर विवेक अपनी जान न्यौछावर करता है। कोई बात नहीं, मगर मेरा नाम भी दीपा है, दीपा। अब मैं अपनी तीनों गरीब ननद को ऐसा नाच नचाऊंगी कि मेरी ये ननद नाक पकड़कर रोएंगी। अगली सुबह विवेक के घर से निकलने के साथ दीपा अपनी तीनों ननद पर ढेर काम थोपते हुए कहती है, जैस्मिन, लिली, श्वेता, कहाँ हो तुम तीनों? जी भाभी, आपने बुलाया? अरे वाह भाभी, आपकी ये गाउन तो आप पर बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर तो लगेगी ना, आखिर इतनी महंगी जो है, बिकॉज मेरा ये गाउन पूरे 25,000 रुपए का है। अब ऐसा एक्सपेंसिव ड्रेस तुम तीनों गरीबों की किस्मत में कहाँ। हाँ। अपनी भाभी के हाथों हुए गरीबी का मजाक बनता देखकर जैस्मिन, श्वेता और लिली की आंखें भर जाती हैं। अरे ओ मेरी ठल्ली ननद रानियों, अगर ये रोना धोना हो गया हो तो अब मेरे लिए फटाफट से कुछ डिलीशियस बनाओ, तुम्हारी भाभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। जी भाभी। लिली जल्दी से दाल फ्राई और चावल बनाकर दीपा के पास लाती है, जिसे देखकर दीपा गुस्से की आग में लहक उठती है और सारा खाना उठाकर लिली के मुंह पर फेंक देती है। मेरा चेहरा, माँ! गर्मा गर्म खाने के भाप से लिली का चेहरा जल उठता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। तभी श्वेता बोलती है, ये क्या भाभी, आपने सारा खाना फेंक दिया? भला ऐसे कोई अन्न का अनादर करता है? ये ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मैं जिस घर की बेटी हूँ वहाँ नौकर बनने की भी हैसियत नहीं है तुम तीनों की। गरीब ननद की खैर बनाओ कि तुम विवेक की बहन हो। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं, इसलिए मेरे खाने की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनना चाहिए। इस तरह अपनी गरीब ननद के आगे दीपा अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाकर अपनी ननद को एक सुबह से रात तक नौकरों से बढ़कर इशारों पर नचाती है। साथ ही उन्हें खाने को अपना छोड़ा हुआ झूठा खाना दिया करती। ये क्या भाभी, आखिर हम तीनों के कामकाज में ऐसी कौन सी कमी छूट गई जो आपने हमारी ये छोड़ा खाना खाने की नौबत ला दी? क्या अब हमें 2 वक्त के खाने पर भी दूभर करेंगी आप? आखिर हमारे लिए आपके मन में इतनी खटास क्यों है? क्योंकि तुम तीनों मुझे फूटी हाँक भी नहीं सुहाती हो और अब तुम्हें ये खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा कहकर अमीर घमंडी दीपा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डालकर किचन में भी ताला लगा देती है। बहुत शौक है ना तुम्हें नुक्स निकालने का, मेरी प्यारी ननद, इसलिए अब मरो भूखी। इस तरह दीपा पूरे घर पर अपनी हुकूमत चलाती है, जिस कारण तीनों ननद को भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे ही हर दिन अमीर भाभी अपनी ननद पर बढ़ चढ़कर जुल्म ढाती। एक दिन जब जैस्मिन सफाई कर रही थी तो उसके हाथों से एक गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। जैसे ही दीपा उसे देखती है तो गुस्से से जैस्मिन को जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी आंखें हैं कि बटन, तुझे इतना बड़ा गुलदस्ता दिखाई नहीं दिया? तुझ गरीब को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये गुलदस्ता कितना महंगा था। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे ये गुलदस्ता मेरे हाथों से फिसल कर टूट गया। तो फिर ठीक है, अगर गलती तेरे हाथों से हुई है ना, तो जैसे तूने ये गुलदस्ता तोड़ा है वैसे ही मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। दीपा बड़ी ही बेरहमी के साथ जैस्मिन पर जुल्म ढाते हुए उसका हाथ मोड़ देती है। भाभी, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जैस्मिन के इतने चीखने चिल्लाने पर भी उसकी बेरहम भाभी जब उसे नहीं छोड़ती तो लिली और श्वेता उसे छुड़ाती हैं। बस भाभी, बहुत सह लिया आपकी ज्यादती और जुल्म। अरे हम तीनों तो इस उम्मीद पर थी कि कभी तो आप हमें अपना लेंगी, मगर आप अपनी गरीब ननद को जूती की नोक पर नचाती रही। आप भी बाकी के उन्हीं अमीरों के जैसी निकली जो हम जैसे गरीबों को अपने पाँव की धूल समझते हैं। लिली की जुबान से सच उबरता देखकर दीपा अपनी तीनों ननद को घर से निकाल देती है। जैस्मिन, श्वेता, चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। घर का ठिकाना छूट जाने के बाद तीनों बहनें सड़क की ठोकर खाती हैं। वहीं विवेक के आने पर दीपा उसे झूठ मूठ की कहानी सुनाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मेरी बहनें ऐसी नहीं है। विवेक, तुम्हारे इनकार कर देने से सच तो नहीं बदल जाएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली ननद हमारी नाक कटाकर भाग जाएंगी। इस तरह दीपा अपनी तीनों ननद के खिलाफ विवेक के मन में नफरत के बीज बोती है। फिर एक दिन, विवेक, मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपनी मंथली सैलरी सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराओ ताकि हम होम लोन उठाकर इस छोटे से घर से निकल जाएं। जैसा तुम ठीक समझो दीपा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दीपा के फोन पर एक फ्रॉड फोन आता है। हेलो मैम,
रमी गेम की तरफ से आप पूरे 50 लाख की विजेता बनी हैं। आपके फोन पर एक OTP आया होगा, प्लीज उसे शेयर करिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर दीपा लालच में अंधी होकर जैसे ही उन्हें OTP देती है, कुछ ही पल में उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। ओ नो, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। ओ गॉड। इस तरह दीपा का एक बुरा लालच उसे उसकी अमीरी छीन लेता है। इसी बीच विवेक भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है और हालत दीपा और विवेक को सड़क पर ला खड़ा करती है। दोनों के पास एक पैसा नहीं था, वो दाने दाने पर दूभर हो जाते हैं। तभी विवेक अपनी तीनों बहनों से टकरा जाता है। विवेक भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ? श्वेता, लिली, जैस्मिन, आखिर क्या मिला तुम्हें अपने भैया की इज्जत उछालकर? क्यों भागी घर से तुम? भैया, भाभी ने खुद हमें घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। कई दिन भूखे प्यासे रहकर आखिर हमें कैफे में काम मिल गया। इस तरह दीपा का सच विवेक के सामने आ जाता है और दीपा शर्म से पानी पानी होकर पछताते हुए कहती है, आई एम सॉरी विवेक, लिली, जैस्मिन, श्वेता, आई एम सॉरी। मुझे जिस अमीरी पर घमंड था वो खाक हो गया, सब कुछ चला गया। दाने दाने पर आफत हो गए हैं हम। बस भाभी, हमारे होते हमारी भाभी भूखी रहे ये हमें बर्दाश्त नहीं। घर चलिए भाभी। अपनी भाभी की आंखों के भरे आंसू देखकर तीनों ननद उसे अपने घर लाती हैं और इस तरह दीपा को अपनी अमीरी खोने के बाद अपनी ननद की अहमियत का एहसास होता है, क्योंकि इंसान अमीर बड़े घर बार से नहीं बल्कि परिवार में बसने वाले अपनों के प्यार से बनता है।